हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी में के अंतर्गत एमपी सामान्य ज्ञान के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पटवारी के सभी विषय के एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ विषयों की विस्तृत जानकारी के वीडियो आपको दूंगा और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, यह सही है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर, यह भी सत्य है। वाण सागर परियोजना सोन नदी पर, यह भी सत्य है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, यह भी सही है। सरदार सरोवर ताप्ती नदी पर, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईव परियोजना किस नदी पर स्थित है? ईव परियोजना कुरनाल नदी पर स्थित है, जो कि एमपी व ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। तो हमारी इस यहाँ क्वेश्चन दो बनते हैं। पहला तो है कि ईव परियोजना किस नदी पर स्थित है, यही क्वेश्चन, तो यह कुरनाल नदी पर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मध्य प्रदेश और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है उसका क्या नाम है, तो आपको लगाना है ईव परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची किस नदी के तट पर स्थित है? तो सांची है, जो सांची है वह हमारा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा नदी स्थित नगर सुमेलित नहीं है? यानी जो नदी के किनारे पर स्थित नगर हैं वह कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचमढ़ी तवा नदी पर, यह भी सही है, क्योंकि हमारी जो पंचमढ़ी है वह तवा नदी पर है। मंदसौर यह शिवना नदी के किनारे है, यह भी सही है। गुना बेतवा नदी के किनारे है, यह भी सही है। महेश्वर ताप्ती नदी यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि महेश्वर जबलपुर ओमकारेश्वर मंडला बड़वानी होशंगाबाद नर्मदा नदी पर मतलब कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमपी में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। जो हमारे मध्य प्रदेश में है यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है? तो एमपी में औसत वार्षिक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यानी जो हमारे मध्य प्रदेश में एक वर्ष में जो वर्षा होती है वह 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। एमपी में सिंचाई का औसत प्रतिशत क्या है? यानी जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें सिंचाई का औसत क्या है? तो हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई का औसत 36% है। चलिए आगे देखते हैं। सिंचित भूमि की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश है, इसका पूरे देश में सिंचाई में जो स्थान है सिंचित भूमि की, यानी कि जहाँ पर फसल होती है, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा वहीं फसल होगी, और जहाँ फसल होगी तो जहाँ पानी होगा तो वहीं तो फसल होगी। तो इसका मतलब है कि सिंचित भूमि में हमारा मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है। चलिए, कुल सिंचित भूमि की दृष्टि से यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के पश्चात एमपी का 5वां स्थान है। यानी कि जो सिंचित भूमि है उसकी दृष्टि से पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, दूसरा पंजाब का है, तीसरा हरियाणा का है, चौथा राजस्थान का है व आंध्र प्रदेश के पश्चात 5वां हमारा मध्य प्रदेश का है। चलिए अब देखते हैं एमपी का गठन निम्न में से किस तिथि में हुआ था?
1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। एमपी राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी का क्षेत्रफल कितना है? हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। एमपी का कुल क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। राजस्थान के बाद एमपी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। 9.38% क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश का है। चलिए, एमपी की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? एमपी राज्य की सीमा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य को स्पष्ट करती हैं, जो 5 राज्य हैं। एमपी की कुल कितनी जनसंख्या है? 7,26,26,809 हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। यानी कि एमपी की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, जो कि 7.5% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 23,896 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इंदौर जिला मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है। यानी कि जो मध्य भारत का पठार है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इंदौर जिला मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है। यानी कि जो भिंड है यह मध्य भारत के पठार में शामिल है, शिवपुरी का भी और ग्वालियर भी। लेकिन जो इंदौर है यह मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत नहीं है। तो हमारा इसका आंसर होगा इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का भाग है। मालवा का पठार दक्कन ट्रैप के पठार का भाग है, जिसकी उत्पत्ति क्रेटेशियस कल्प से हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है। यह भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश ही है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला एमपी देश का प्रथम राज्य है। जैसे कभी क्वेश्चन यह भी आता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। और वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला हमारा मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से एमपी का स्थान है चतुर्थ है। यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश है एमपी का मुख्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राष्ट्र में चौथा स्थान है। यानी जो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें जहां जहां खनिज उत्पादन होते हैं उसमें हमारे मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। एमपी देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। यहाँ पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है। जो हमारे मध्य प्रदेश का, पहले तो ये देखते हैं कि हमारे देश में पूरा भारत है, इसमें केवल मध्य प्रदेश में ही
हीरे मिलते हैं। और उसमें मध्य प्रदेश में भी हमारा पन्ना जिला है, वहाँ हीरा पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोह अयस्क निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एमपी में लोह अयस्क के विशाल सिंचित भंडार हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ धारवाड़। ये सॉरी, ये गलत है, इसको आप ध्यान मत देना। तो लोह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एमपी में लोह अयस्क को के विशाल संचित भंडार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोह अयस्क का प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट यह भी लोह अयस्क का प्रकार है। मैग्नेटाइट यह भी लोह अयस्क का प्रकार है। लिमोनाइट यह भी लोह अयस्क का प्रकार है। लेकिन एंथेसाइट कोयले का प्रकार है। यह लोहे का अयस्क का प्रकार नहीं है, यह कोयले का प्रकार है। शेष सभी लोह अयस्क के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी में लोह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं। जबलपुर, झाबुआ, मंडला। तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जबलपुर में भी लोह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं, झाबुआ में भी और मंडला में भी। प्रदेश में जबलपुर, मंडला, झाबुआ व बालाघाट में लोह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो यह हमारा लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का संतोआ पनिहार में 4 लाख टन लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलो मेलिन एवं ब्रोनाइट प्रमुख अयस्क हैं। अब देखते हैं। साइलो मेलिन एवं ब्रोनाइट प्रमुख अयस्क हैं। यह है मैग्नीज के। साइलो मेलिन एवं ब्रोनाइट मैग्नीज के प्रमुख अयस्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एमपी में शीशे के भंडार किस जिले में मिलते हैं? दतिया। इसका आंसर है दतिया। एमपी में शीशे के भंडार दतिया जिले में प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ग्रेफाइट का एकमात्र उत्पादक जिला है बैतूल। प्रदेश में ग्रेफाइट का एकमात्र उत्पादक जिला बैतूल है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? शहडोल। प्रदेश में एकमात्र शहडोल जिले में यूरेनियम पाया जाता है। अब देखते हैं। प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। यह हुई थी 19 जनवरी 1962 को। एमपी में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के खनिज पदार्थों के उत्पादक में वृद्धि करता है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी व सुहागपुर क्षेत्र में सामान्यता है कोयला क्षेत्र। जो हमारा सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी व सुहागपुर सभी कोयला क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत ताप ग्रह सुमेलित नहीं है? चलिए, एक साइड लिखा है ताप विद्युत ग्रह और एक साइड जिले। संजय गांधी यह शहडोल जिले में है, यह सही है। बांधवगढ़ यह रीवा जिले में है, यह भी सही है। विंध्याचल यह सीधी जिले में है, यह भी सही है। गांधी सागर जल विद्युत ग्रह यह मंदसौर में है, ना कि जबलपुर में, यह सुमेलित नहीं है। गांधी सागर जल विद्युत ग्रह मंदसौर जिले में स्थित है, जबकि जबलपुर में बारगी जल विद्युत ग्रह है
उपयुक्त शेष ताप विद्युत गिरह हैं, यानी कि जो जबलपुर में है वहाँ पर वारगी जल विद्युत उपग्रह है और अपना ये गांधी सागर है, यह मंदसौर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपानगर के कागज उद्योग को विद्युत आपूर्ति किस ताप विद्युत गृह से होती है? यह होती है चांदनी ताप विद्युत गृह। चांदनी ताप विद्युत गृह खंडवा जिले में स्थित है, जिससे नेपानगर कारखाने में बिजली प्राप्त होती है। एमपी वर्षा प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागरीय शाखा से, उपयुक्त दोनों से। एमपी अरब सागरीय व बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है यह दोनों शाखा से, अरब सागरीय शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी, दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि जहां पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ग्वालियर। ग्वालियर जिला न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। हमारा मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर जिला है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है 1000 मिलीबार रेखा के अंतर्गत। प्रदेश का जुलाई माह बार 1000 मिलीबार व जनवरी माह 1030 मिलीबार समदाब रेखा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो यह है पश्चिमी। हमारे जो मध्य प्रदेश का काली मिट्टी वाला क्षेत्र है वह पश्चिमी है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहांश। तो काली मिट्टी में लोहांश भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है और एल्यूमिना भी पाया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी। काली मिट्टी में लोहांश, चूना व एल्यूमिना पर्याप्त मात्रा में, जबकि फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। चलिए अब देखते हैं रेंगुर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? तो जो हमारी काली मिट्टी होती है इसी को रेंगुर या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेंगुर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी। काली मृदा को रेंगुर या कपासी मृदा कहते हैं। इस मृदा की जल अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण यह शुष्क कृषि में उपयोगी होती है, यानी कि जो काली मिट्टी होती है यह जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा करती है और यह शुष्क जगह यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर खेती करने के लिए उपयोगी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एमपी के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी भाग में, एमपी के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी प्रदेश के उत्तरी भाग में यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर व शिवपुरी जिलों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस विभाग में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? तो बघेल खंड का पठार है। मध्य प्रदेश का जो बघेल खंड का पठार है वहां पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी पठार अर्थात बघेल खंड पठार में लाल एवं पीली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला मुरैना है। अब इसके आंकड़े भी देख लेते हैं, यहाँ पर आंकड़े भी दिए गए हैं। जिले सिंचित क्षेत्र
अपना जो मुरैना जिला है यह सब मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित जिला है 58.7%। ग्वालियर, उसके मुरैना के बाद ग्वालियर 55.8%। उसके बाद टीकमगढ़ 53.6%। इसके बाद दतिया 42.4% सिंचित है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखते हैं किस वर्ष प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश में 1976 में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई थी। चलिए अब देखते हैं प्रदेश के कितने हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनाच्छादन है। तो मध्य प्रदेश के लगभग 94.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनाच्छादन है। यानी जो अपना मध्य प्रदेश है इसके लगभग 94.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनाच्छादन है। अब देखते हैं वन क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का स्थान है। यानी कि जो पूरे भारत में वन का जो क्षेत्रफल है उसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का देश में प्रथम स्थान है। यानी कि जितने सबसे ज्यादा वन हमारे पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं सबसे ज्यादा वन हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं। यानी कि भारत में वनों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाया जाता है। सागौन जिसे हम हिंदी भाषा में अपनी देहाती भाषा में सगोना भी बोलते हैं, उसी को सागौन बोलते हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यही वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना को किस वर्ष अपनाया गया था। तो मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना को 1976 में अपनाया गया था। वर्तमान में प्रदेश के 21 जिलों में यह योजना लागू है। हमारे अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में सामाजिक वानिकी योजना लागू है। तो आपको आंसर लगाना है 21 जिलों में। और किस सन में अपनाया गया था मध्य प्रदेश में। तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्लीपर किस वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो यह बनाए जाते हैं साल की लकड़ी से। रेलवे स्लीपर साल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। एमपी में वन राज्य महाविद्यालय है। तो मध्य प्रदेश में वन राज्य महाविद्यालय है बालाघाट एवं बैतूल। एमपी में वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट एवं बैतूल में है। चलिए अब देखते हैं मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से दो प्रमुख अग्रणी जिले हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश के दो अग्रणी जिले हैं जो मैंगनीज उत्पादन में, वह हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट व छिंदवाड़ा दो प्रमुख मैंगनीज उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश के। मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में किया जाता है। बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। तो यह बालाघाट का मलाज खंड यह तांबा खनिज से संबंधित है। बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र तांबा उत्पादन का सुप्रसिद्ध क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। एमपी में बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। यानी कि जो बॉक्साइट है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एमपी में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट
मंडला में भी पाया जाता है, शहडोल में भी पाया जाता है और जबलपुर में भी। यानी इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों जिलों में, एमपी के तीनों जिलों में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है। अब एमपी में बॉक्साइट मंडला, शहडोल, जबलपुर और इसके साथ रीवा में भी उत्खनित किया जाता है। मध्य प्रदेश में अग्नि मिट्टी के भंडार मिलते हैं नरसिंहपुर में, शहडोल में, जबलपुर में। उपयुक्त सभी स्थानों पर, यानी मध्य प्रदेश में अग्नि मिट्टी के भंडार नरसिंहपुर में भी पाए जाते हैं, शहडोल में भी पाए जाते हैं और जबलपुर में भी पाए जाते हैं। तो प्रदेश में अग्नि मिट्टी के प्रचुर भंडार क्रमशः नरसिंहपुर, सबसे ज्यादा नरसिंहपुर में, उसके बाद शहडोल में, उसके बाद जबलपुर में और उसके बाद राजनांदगांव व बैतूल में मिलते हैं। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोरडड्रम किस धातु का प्राकृतिक ऑक्साइड है? तो यह कोरडड्रम एल्यूमिनियम धातु का प्राकृतिक ऑक्साइड है। कोरडड्रम एल्यूमिनियम का प्राकृतिक अयस्क है जो कि कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद स्थान रखता है। यानी कि हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, उसके बाद कोरडड्रम एल्यूमिनियम हीरे के बाद दूसरे स्थान रखता है कठोरता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एमपी में कोरडड्रम का उत्खनन किस जिले में होता है? तो यह मध्य प्रदेश के सीधी जिला में कोरडड्रम का उत्खनन होता है। एमपी में कोरडड्रम का उत्खनन सीधी जिले में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले से है। ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुलताई तहसील से निकलती है। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ताप्ती नदी बैतूल जिले की किस जगह से निकलती है? तो वहां आपको लगाना मुलताई तहसील से निकलती है। चलिए अब देखते हैं सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित हैं? यानी कि किस नदी के किनारे से स्थित हैं या किस नदी पर स्थित हैं? तो सांची एवं विदिशा बेतवा नदी के किनारे से स्थित हैं। अब कुछ एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। सांची एवं विदिशा नगर बेतवा नदी पर स्थित हैं जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं। और कभी जैसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यमुना की सहायक नदी मध्य प्रदेश की, तो यह है बेतवा नदी है, यह यमुना की मुख्य सहायक नदी है। चलिए अब आगे देखते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए अब देखते हैं एमपी की जलवायु है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वह है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। एमपी राज्य की ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि एमपी की जलवायु है तो भी आपको लगाना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु है तो भी आपको लगाना है, मतलब कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भी आपको यही लगाना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा एमपी के अधिकांश भागों में पाई जाती है? तो यह है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश के अधिकांश भाग को घेरे हुए है। प्रदेश में किस माह के अंतर्गत दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है? यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में दैनिक ताप यानी सबसे ज्यादा गर्मी किस माह में होती है? तो यह होती है मार्च में। प्रदेश में मार्च माह के अंतर्गत दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है क्योंकि इस समय आकाश स्वच्छ व वायु में आर्द्रता कम होती है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? पहले तो था कि मध्य प्रदेश में कितने परसेंट समवर्षा, तो वह था 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रदेश को दो भागों में बांट देती है, तो 60 सेंटीमीटर की वर्षा प्रदेशों को दो भागों में बांट देती है। अब जो कि प्रदेश के सतना 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। जैसे पहला है पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन और होशंगाबाद, बैतूल जिले हैं। यानी 60 सेंटीमीटर की में दो भागों में बांट देती है, विभाजित कर देती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन, प्रदेश में 200 सेंटीमीटर वर्षा किस प्रदेश में प्राप्त होती है? मालवा पठार, सॉरी, महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। यानी कि प्रदेश के महादेव पहाड़ी पर लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का रीवा पन्ना का पठार प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है, जो कि रीवा पन्ना का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेवा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो रेवा यह नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। रेवा नर्मदा का प्राचीन नाम है, जिसे टॉलमी ने नामादोस कहा है। चलिए, नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां की मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक से निकलकर प्रवाहित होती है। चलिए अब आगे करें। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। वह अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको लगाना है 1312 किलोमीटर। और अगर यहाँ तो अपवाह क्षेत्र भी पूछ लिया है, तो इसका अपवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का 93,180 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी का पौराणिक नाम चरमावती है? तो चरमावती चंबल नदी का पौराणिक नाम है। चंबल नदी का पौराणिक नाम चरमावती है, जिसका उद्गम महू के समीप जानापाव पहाड़ी से है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एमपी में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? तो यह है मध्य प्रदेश की चंबल नदी से उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है। एमपी में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण चंबल नदी द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह क्षिप्रा और काली सिंध यह चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है। यह है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि दाईं ओर से गंगा नदी से मिलती है। चलिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि हमें पटवारी से संबंधित किस विषय का MCQ वीडियो चाहिए, तो मैं उसी से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, उसी विषय का। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं पटवारी
पटवारी से संबंधित हर विषय का एमसीक्यू और विस्तृत वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके बाद भी जो जो नई गवर्नमेंट जॉब की भर्तियां आएंगी उससे संबंधित भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।